एक तरफ लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया खतरे में है, संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति हमारे जैसे मंचों ने, जल चौक ने, संदीप दी ने, अजीत अंजुम जी ने या रवीश कुमार जी ने एक माहौल बनाया है, उससे मोदी जी और योगी जी कहीं न कहीं हिले हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री जी की टिप्पणी वांछित है। और अत्री जी, आप अपनी बात। देखिए, ये 3 मसले हैं अलग अलग। एक है मीडिया को बंदी बनाने का, पहला जो आपने बात की, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश आया है, जो चिट्ठी आई, शोध की आजादी को, शोध एक वैज्ञानिक विषय है, कौन किस पे शोध करेगा उस पर कोई किसी को कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। डेटा है, शोध करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी देश में स्वतंत्र है। और तीसरी जो आपने बात कही कि पढ़े लिखे कोई वोट दो, जो यून अकेडमी की आपने बात की, वो एक अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात है, उसमें कुछ गलत भी नहीं। ये 3 पक्ष इसके हैं। जो न्यूज क्लिक की आपने बात की, वो थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि वो सरकार के डोमेन में है। इतने दिनों से इंक्वायरी रहता, आपने अभी तक किया क्यों नहीं कुछ भी, पार्लियामेंट में क्यों लफाजी कर। तो इन चारों विषयों को अगर आप सिर्फ ओपन करेंगे जैसे आपने ओपन किया, तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हर विषय वाइज। देखिए, मीडिया में सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है, ये तो पढ़ने वाले की और देखने वाले की अपनी कंसिडरेशन है कि वो किसी चीज को, आप उसी बात को सुधार के तौर पे सुझाव ले सकते हो और मैं उसका ऑफेंस ले सकता हूं। तो ये तो मेरा नजरिया हुआ ना। तो मीडिया, जहां तक हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस देश के संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो मीडिया को जो भूमिका दी थी, वो वॉच डॉग की दी थी और लोकतंत्र के चौथे प्रहरी की भूमिका दी थी। वो लैपडॉग की भूमिका कभी नहीं दी थी। ये लैपडॉग नया शब्द इजाद किया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे आप एक बात बताइए, जो इस चिट्ठी में लिखा गया है, क्या ये पहली बार लिखा गया है क्या यूसुफ जी? हर एक सरकार का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? वो यही तो कर रहा है। अगर किसी ने कोई खबर लिख दी तो पहले पीआरओ फोन करेगा, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर फोन करेगा, उसके बाद मंत्री फोन करेगा, नहीं होगा तो पीआर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसने चिट्ठी लिखी है, वो कंसर्न जो मालिक है, आजकल तो मालिक है, इसमें तो चिट्ठी लिखी गई है कि मीडिया के प्रबंधकों को, लेकिन बात सीधी मालिकों तक जाती है और मालिक को फोन जाता है, या तो उस रिपोर्टर की नौकरी चली जाती है या तमाम चीजें हो जाती है। आपने बहुत जगह देखा भी, स्मृति ईरानी जी ने क्या किया था अमेठी में पीछे, उस रिपोर्टर की नौकरी चली गई। वो एक राष्ट्रीय अखबार जो तथाकथित है उसका रिपोर्टर था, उसने केवल यही पूछा था कि दीदी कुछ भी बोल दीजिए, तो उसने सीधा मालिक का नाम लेके कहा कि तुम्हारे मालिक वो है और उनको मैं कह के तुम्हारी नौकरी हटवा दूंगी, और वो नौकरी चली भी गई। पता नहीं उनको कहने की जरूरत पड़ी या मालिक ने खुद ही हटा दिया। ये तो मालिकों की सूरत है आज। तो यूसुफ जी, ये जो मामले हैं ये बहुत संवेदनशील मामले हैं। ये लोकतंत्र से, ये शोध की आजादी से, शिक्षा से और कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े हुए मामले, और इनको कोई कैसे देखे। आज इस मसले पर पहले भी मेरी कहीं और बात हुई। आज की जो प्रदेश सरकारें हैं, जो मध्य प्रदेश की देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी देख लीजिए। पहले विज्ञापन आता था, मुख्यमंत्री का भाषण, मुख्यमंत्री का फोटो होता था बड़ा सा, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं, ये वो सब होता था। अब क्या आ गया है कि 2-2, 3-3 पेज के पूरे सप्लीमेंट आते हैं और जिसमें निहायत ही फर्जी खबरें होती है, निहायत फर्जी खबरें। जो सरकार की प्लांट है, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों को ये मिल गया, लाइक दैट, वो प्रोपेगेंडा है। होना तो ये चाहिए कि इस देश की जुडिशरी और तमाम संस्थान उस पर रोक लगाएं। और उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव क्या, प्रमुख सचिव क्या चिट्ठी निकाल रहे हैं कि निगाहें रखिए सकारात्मक और नकारात्मक पर, और जिलाधीश और जो कंसर्न नीचे ऑफिसर हैं, अगर कुछ नकारात्मक छपता है तो उस कंसर्न अखबार के प्रबंधक से जवाब तलबी करें। तो हालत अब जवाब, एग्जैक्ट कोट एंड कोट बता रहा हूं मैं, तो हालत अब जवाब तलबी तक पहुंच गई है। तो ये, इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे या विडंबना कहेंगे, ये सारे का सारा मिल करके 2 पक्ष है इसमें। जो एक तो हमारा जो मीडिया का जो फाइनेंस पैटर्न है और ओनरशिप पैटर्न है, वो दोनों ही फाल्टी है। आप आज हालत ये है अखबारों की, जब से जिला स्तरीय संस्करण आए हैं, आप किसी क्रिमिनल की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, किसी अफसर की तो बात छोड़ दीजिए, किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ 2 लाइन की खबर छाप के दिखा दीजिए। मैं जब संपादक था मैंने कई बार झेला इसको, लेकिन मैं परवाह नहीं करता था, आपको पता है। आप किसी अस्पताल के खिलाफ, किसी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी मरीज की डेथ होगी लापरवाही से, आप उस हॉस्पिटल का नाम लेके दिखा दीजिए, नहीं लिख सकते खबर में। ये तो आपका मीडिया का पैटर्न है, क्या अवेयरनेस करेंगे? तो इस सारे का जो हमारी फाइनेंसिंग का पैटर्न है, जो लालाओं के पास अखबार है, पूरा मीडिया है, उसका फायदा क्या कि लालाओं के केवल अखबार नहीं और भी धंधे हैं।
कोई तेल बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई बिजली बेच रहा है, कोई तमाम चीजें कर रहा है। तो वो सबसे कमजोर नब्ज है कि सरकार जब चाहे पंजा दबा देगी और सारे सीधे हो जाएंगे। तो यूपी सरकार के जो प्रमुख सचिव ने जो लिखा है, मैं इसको कुछ भी नया नहीं मानता। अगर आपको ध्यान हो 2019 में हरियाणा सरकार ने क्या चिट्ठी लिखी थी, और तमाम प्रदेशों के अंदर आप जानकर स्तब्ध हो जाएंगे, पत्रकारों की क्लासिफिकेशन की गई है। मेरे आप जैसे जो पत्रकार है, अगर कहीं वो एक्रीडेशन अप्लाई कर दे तो रेड उसमें है, रेड लिस्ट में है, कुछ येलो लिस्ट में है और कुछ ग्रीन लिस्ट में है। अब ग्रीन लिस्ट को आप क्या कहोगे, वो तो सारा देश ही कह रहा है, गोदी मीडिया। और मेरे आप जैसों का एक्रीडेशन होना नहीं है, तो उसके लिए चिंता मत करें। ये जो पूरे का पूरा मॉडल है, ये हर सरकार को सूट करता है। ये कोई सरकार हो, इसमें बीजेपी, ये अपने क्या नाम, योगी हो, अपने अशोक गहलोत हो, इसमें शिवराज चौहान हो, सबको सूट करता है और लालाओं को भी सूट करता है। उनको पैसा आ रहा है। चुनाव के दौरान आपको जानकर हैरान हो जाएंगे आप, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसमें 100 रुपए खर्च होते हैं, उसमें 40 रुपए मीडिया की पेड न्यूज का खर्चा है। यूसुफ जी, आज मुझे तमाम नेताओं ने बताया, पैकेजेस हैं, स्टेट लेवल पे पार्टी का पैकेज है, पार्लियामेंट असेंबली लेवल पे पैकेज है, और उसके बाद असेंबली वाइज पैकेज है, और टू दैट एक्सटेंट नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव है, वहां भी पैकेज है। अगर आपने पैकेज नहीं लिया तो आपकी एक लाइन नहीं छपेगी, आप कितने बड़े नेता हो। ये है मीडिया की स्थिति। इसमें ये कर तो सब कुछ रहे हैं। हर एक मीटिंग में क्या होता है, पॉजिटिव कवरेज लाओ, चमचागिरी लाओ, ये लाओ, छवि बढ़ाओ, ये सारी बातें होती है। हिमाकत देखिए कि ये सब रिटर्न में आने लग गया है। ये है शर्मनाक। मीडिया के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं। लालाओं के लिए भी शर्मनाक है, और सरकार और नौकरशाही के लिए भी शर्मनाक है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अशोका यूनिवर्सिटी में हुआ है वो इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कैसे है कि आपके पास कुछ डेटा आया, आपने उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया, और उसके बाद आपने उसको पब्लिक डोमेन में डाला बिफोर एनी पब्लिकेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी रिसर्च के लिए। उसमें कुछ करेक्शंस होंगी, कुछ सुझाव आएगा, उसको वो ठीक करेंगे, अपडेट करेंगे, और उसके बाद वो पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल में जाना चला जाएगा। उसमें सब्यसाची मुखर्जी ने एक रिसर्च की जो पाथ ब्रेकिंग रिसर्च है, और जो आपने कहा वो उससे आगे की बात है कि कितने करोड़ लोगों की वोट कटी, उनमें से किस किस समुदाय के कौन लोग थे, उनमें से किस जाति की वोट कटी, और उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा। ये पाथ ब्रेकिंग रिसर्च थी। बेशक उन्होंने क्लेम नहीं किया कि, लेकिन डेटाबेस है ना, तो अभी तो उनकी कोई पब्लिश ही नहीं हुई। ऐसी स्थिति बनाई गई कि प्रोफेसर सब्यसाची मुखर्जी को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। इस्तीफा लिया नहीं गया, इस्तीफा देने का मजबूर किया जाता है। प्रताप भानु मेहता जी चले गए, उनके साथ तमाम साथी चले गए। अब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर वहां पर है, स्टूडेंट सड़क पे बैठे। बाकी देश में तो ये भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ अब ये है कि कोई भी आपके साथ असहमति का स्वर, वो हो अखबार में हो, वो यूनिवर्सिटी में हो, वो न्यूज क्लिक पे हो, वो रिसर्च पे हो, वो किसी भी चीज पे हो, वो बर्दाश्त नहीं। और कुल मिला के इसको कहते हैं टेमिंग ऑफ राइट टू स्पीच, राइट टू रिसर्च, राइट टू एक्सप्रेस। तीनों ही चीजों के ऊपर किस तरह का प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। ये जैसे वो जो एएन असेंबली की आपने बात की, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को वोट डालना चाहिए। आपको अगर पंच का भी चुनाव लड़ना है यूसुफ जी, तो बहुत सारे स्टेट्स में आपका 10वीं पास होना जरूरी है। जब सरकार कानून बना रही है कि 10वीं पास से नीचे चुनाव नहीं लड़ सकता पंच का, तो अनपढ़ को वोट कैसे डाल सकते हो आप? उसने क्या गलत करना? तो लीगली ना, टेक्निकली ना, अदरवाइज। तो हो क्या रहा है, आप किसी के बारे में कुछ कह दो, आप किसी को झूठा कह दो, आप किसी को लुटेरा कह दो, आप किसी को मक्कार कह दो, जो भी शब्द चल रहे हैं आजकल, किसी को हिटलर कह दो, तो पूरी एक पर्टिकुलर वर्ग की पूरी जो ट्रोल आर्मी है वो उसके पीछे लग जाती है। आपने तो नाम भी लिया किसी का, और वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, जूती उतार के, हाथ धो के। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन का चोर, कि यार ये हमारे लीडर को कह रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये असुरक्षा भाव है, और असुरक्षा भाव भी एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। और उस मानसिक बीमारी के बहुत सारे कंट्यूशन साइकेट्री वाले बढ़िया बता सकते हैं। उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है कि वो सड़क पे अकेला चला रहा है, कोई भी वहां जाता है तो उसको लगता है कि यार ये तेरे ऊपर हमला करेगा। ये बीमारी है, इसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो पूरे का पूरा, देखिए आप विपक्ष में हो तो इस तरह की हरकतें करते हैं, सत्ता में रह करके इस तरह की हरकतें करने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं असुरक्षा भाव से पीड़ित हैं। आपको अपनी पोजीशन को कायम रखने में दिक्कत आ रही है। आपको जो सामने से चुनौती मिल रही है, उस नैरेटिव का आप सामना सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों का परिणाम ये होता है कि आम आदमी सफर करता है।
मीडिया सफर करता है। अगर किसी ने मिड डे मील पे कोई खबर लिख दी तो आपकी छवि खराब नहीं की, उसने आपकी छवि को खराब होने से बचाया, किसी हादसे को होने से बचाया, वरना उसमें कोई खा के कोई डेथ हो सकती थी, उसमें आपकी ज्यादा फजीयत होती। लेकिन वही मैं कह रहा था आपको कि कोई भी चीज को देखने का नजरिया है, और जब नजरिया ही सकारात्मक और नकारात्मक, तो ये लिखने की बातें हैं। सवाल तो है पीआर का और जर्नलिज्म का। केवल पीआर चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जर्नलिज्म चाहिए ही नहीं। जर्नलिज्म की परिभाषा साधारण है यूसुफ जी, जो आप छुपाना चाहते हैं वो मैं छापना चाहता हूं, ये तो है जर्नलिज्म। और जो आप बताना चाहते हैं वो मैं छाप रहा हूं, वो है पब्लिक रिलेशन। और इस देश में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए पार्लियामेंट में पासिस की क्या स्थिति हो गई है। जो तमाम मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें सेक्रेटरीज और मंत्री कितनी बार इंटरेक्शन करते हैं। कितनी शोध खबर देखी, शोधार्थ खबर देखी है आपने, कितनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म 9.5 साल में आपने देखा है, बहुत ही सिलेक्टिव फ्यू, और वो भी बाहर से आया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कर दिया, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया, कोई वाशिंगटन पोस्ट ने कर दिया, कोई फ्रांस के किसी अखबार ने कर दिया। हमारे यहाँ पर खोजी पत्रकारिता को राष्ट्रीय स्तर पर भी नष्ट किया जा चुका है प्रभावी तौर पे, बारिंग ए फ्यू जो अनाड़ी लोग हैं वो कर देते हैं। और इसी तरीके से प्रदेशों के अंदर भी सक्सेसफुली कर दिया गया है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। और आपको कमाल जानकर हैरानी होगी, 4 दिन पहले जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा था, सीएजी की पहली रिपोर्ट देखी आपने, और उसमें 7 घपले आ गए। वो घपले अभी तक 9 साल से कहां थे, और वो सीएजी कहां था? सवाल तो है ना। सीएजी की रिपोर्ट तो हर साल रखी जाती है पार्लियामेंट के अंदर, इसी बार क्यों आई? और वो भी हेमंत अत्री जी, मैं इससे जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई है घोटालों को लेकर, इस सरकार के घोटाले जो हुए हैं पिछले 10 साल में, लेकिन वो सिर्फ एक मंत्री उसमें है बेचारे, नितिन गडकरी जी, जिन पे लगातार हमला होता रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो भी प्रधानमंत्री पद के कभी दावेदार थे। हालांकि वो तो नहीं है, लेकिन अभी भी दिल नहीं भरा है हमला करने वालों को। और कोई केंद्रीय मंत्रालय क्यों नहीं आया सीएजी के उसमें जांच में? जो जीसी मुर्मू साहब हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी, जो एलजीपी रहे जम्मू कश्मीर में, वो इस समय कैग हैं, वो महालेखा परीक्षक हैं। तो एक ही उनके पास एक ही विभाग मिला है, या अयोध्या का मामला मिला है सिर्फ, और कोई मंत्री उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जी यूसुफ जी, एक महकमा नहीं है, 2 महकमे हैं। एक स्वास्थ्य महकमा भी है, मनसुख मंडाविया जो वहां के गुजरात से आते हैं, वो गुजरात से आते हैं। देखिए, लेकिन नितिन गडकरी का हिस्सा ज्यादा है। नितिन गडकरी को कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता आज भी। उसका कारण क्या है कि बहुमत है तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं, अब तो उसको राइट ऑफ किया जा चुका है इनकी तरफ से इफेक्टिवली, फिर भी कोई गुंजाइश ना बच जाए तो उसकी तैयारी चल रही है। ये मुझे ये बताइए कि नितिन गडकरी की हैसियत है कि वह 1 किलोमीटर का कोई भी सरकार का कॉन्ट्रैक्ट एनएचएआई का अपने आप दे देंगे? आपको लगता है इस पूरी सरकार में किसी मंत्री की हैसियत लगती है आपको कि कोई फाइल में पूछने, साइन करने से पहले पूछ ले? बहुत सारे मंत्रियों को तो अपने महकमे का ही नहीं पता हो क्या रहा है। 99% ऑफ द मिनिस्टर्स वो केवल ऑर्नामेंटल मिनिस्टर्स हैं। ये खेल क्या है? ये जो इसमें आपने देखा ना, 10-10 करोड़ रुपए पर किलोमीटर फालतू दे दिए गए भारतमाला में 75,000 किलोमीटर में। आपको क्या लगता है कि अडानी की कंपनियों को गडकरी की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? लगता है आपको ऐसा? जी नहीं। जो एयरपोर्ट बेच दिए गए उनकी भी तो सीआईजी रिपोर्ट कभी आएगी ना, सीएजी की। जो पोर्ट्स बेचे गए, जो देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा गया, उनकी भी आएगी। जब आएगी या नहीं आएगी क्या मैं और आप नहीं कह सकते। लेकिन जो आई है वो ये है कि इन केस कल को कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट की सूरत बने, कल को किसी हालत में, हाइपोथेटिकल है ये, कि मेजोरिटी ना आए, तो उसमें ये व्यक्ति रूल आउट हो जाए। ये भी एक पक्ष होता है ना कि आप एक तो किसी को इफेक्टिवली रोकते हो और एक किसी की फील्डिंग सजाते हो। तो ये फील्डिंग सजाने का कार्यक्रम है जो मुझे लगता है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय में है वो तो भूतों ने भविष्यते है। 7-7 लाख लोग एक फोन से जुड़े हुए हैं। वो किसने कर दिया, वो पैसे गए कहां, खा कौन गया? पैसे तो खर्च हुए हैं। मरे हुए मरीजों का इलाज तो केवल एक ही सरकार कर रही है पूरी दुनिया में। जो मर चुके हैं उनका भी उपचार कर रही है, फिर भी मोदी सरकार पर लोग आरोप लगाते हैं। बताए ऐसी सेवक सरकार मिलेगी थी? तो कुल मिला के मेरे कहने का सबब इतना है कि इस पूरे सूरत हाल में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे ना, जो भी हमारे वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। केवल एक सवाल का जवाब मैं पूछता हूं कि 10वां साल चल पड़ा, सीएजी की पहली रिपोर्ट अब क्यों आ रही? बाकी सारा काम ठीक चला था। जब सीएजी ने मांगा कि राफेल के कागज दीजिए, आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए तो सीएजी को क्यों देंगे? तो राफेल का इफेक्टिवली ऑडिट ही नहीं हुआ।
पेगासस पे इतना बड़ा मसला आया, जो मुझे किसी अफसर ने बताया कि वो 100 करोड़ का था, और पेगासस के भी 3 वर्जन थे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। जो इंडिया में आया वो वर्जन 3 था। वो 100 करोड़ रुपीस का एक सिस्टम था। उसका भी कोई कभी आज तक कोई आपने सुना नहीं सीएजी में जिक्र। राफेल का भी आपने नहीं सुना। तो सीएजी के ऊपर भी बहुत सारी अभी तो एक्सप्लेनेशंस हैं कि बाकी जो इश्यूज थे उनका क्यों नहीं हुआ सीएजी का ऑडिट। ये तो एनुअल एक्सरसाइज है ना, हर साल होती है, आजादी के टाइम से होती है। अभी क्यों हुआ, इन्हीं महकमों का क्यों हुआ, और इनका हुआ तो बाकी महकमों का कहाँ है, पोर्ट्स का कहाँ है, पेट्रोलियम कंपनियों का कहाँ है, तमाम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उनका क्या है। तो कुल मिलाकर के जो मेरे कहने का सबब है, इस देश में वॉइस ऑफ डिसेंट को इफेक्टिवली कर्ब कर दिया गया है एक, और कोई भी जो इस तरह की वॉइस है उसको टेम करने की परमानेंटली वो तैयारी चल रही है। कुल मिला के ये सारा खेल यहीं तक है। बाकी आप जैसे जैसे सवाल पूछेंगे अपन बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका। और आपने ये बात बहुत बेहतर कही कि जो मीडिया है वो खुद भी जिस तरह से दलाली में उसके कुछ हिस्से उलझे हुए हैं, यानी मीडिया सारा नहीं, मीडिया का कुछ वर्ग जो है वो निश्चित रूप से सरकार की दलाली कर रहा है। जी यूसुफ जी जी, बोलिए। मुझे आप 1 मिनट और देंगे। आज जो मुख्य जी धारा जी की मीडिया की हालत में बता दूं आपको। आज यूसुफ किरमानी एक्स अखबार के संपादक हैं और सरकार कहती है कि कल से इनकी जगह फलाना आदमी संपादक होगा, तो आपको हटाते नहीं, वो नए को लगा देते हैं। तय भी कोई और ही तय, सैलरी भी कोई और ही तय करता है, डेजिग्नेशन भी कोई और ही तय करता है, और वो व्यक्ति वहां बैठ के क्या करता है, इनपुट डेस्क से जैसे ही कोई खबर आई सीधा इन्फॉर्म अपने आकाओं को करता है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। जो मुख्य धारा है उसकी बात कर रहा हूं, जो आज जो पपेट मीडिया जिसको आप बोलते हैं, सुपारी मीडिया। और उसके बाद उनको सारे का सारा वो नैरेटिव आता है जो वो सुबह से शाम तक जहर उगलते हैं और तमाम चीजें सरकार की जो भी करते हैं वो, और विपक्ष को जिस तरीके से हिट करते हैं। तो ऐसा शर्मनाक मॉडल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है मीडिया का, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में है आज की तारीख। जी, आपने सही कहा अत्री जी। मैं बहुत नजदीक से इस चीज को जानता हूँ कि सरकार कैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कर रही है। 2020 से कोरोना काल से ही पत्रकारों को, तमाम जो सरकार विरोधी पत्रकार थे, चुन चुन के उनके मजहब, उनके नाम के आधार पर उनको बड़े बड़े मीडिया हाउस से हटाया गया, चुन चुन के। और आपको मैं बताता हूँ कि एक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में शाम को 5 बजे से पहले एक फोन आता था पीएमओ से, और वो पूछता था, और उसको पॉइंट पर्सन एक बता दिया गया था कि उस पॉइंट पर्सन से आप पूछेंगे कि आज की खबरें क्या हैं, आप लोग क्या लगा रहे हो। तो वो बाकायदा गाइड करता था कि नहीं, आप फ्रंट पेज पर ये लगाओ, आपका ये इशू होना चाहिए, आप ये खबरें बनाइए। यानी किस तरह से जो मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है, कई साल से नियंत्रित किया जा रहा है। और ये मैं इसका गवाह हूँ, ये मुझे किसी थर्ड पर्सन ने नहीं बताया, मैंने आंखों से देखा है। तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। यूसुफ जी आप गवाह हैं, मैं भुक्तभोगी भी हूँ। जी जी बिल्कुल।